नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की। सबको बराबरी का हक मिले और मिलना चाहिए। 76 साल हो गए आजादी के, पर यह चर्चा आज क्यों? दरअसल इसमें कई धाराएं हैं जिन्हें आपको समझने की जरूरत है। शुरुआत हुई है बिहार में, जो जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए कल। 63% आबादी वो पिछड़ी जाति से आती है, पिछड़ी और अति पिछड़ी, और इसमें दलित और आदिवासी जोड़ दिए जाएं तो यह संख्या 84% से ऊपर हो जाती है। अब इससे जुड़ जाता है आरक्षण का मसला कि भाई इनकी इतनी तादाद है तो उतना ही प्रतिनिधित्व होना चाहिए, जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी या उतना हक मिलना चाहिए। यह तो नैतिकता का तकाजा है। यह विपक्ष एक अपना नैरेटिव गढ़ रहा है। लड़ाई क्या 85 बनाम 15 हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में 80 बनाम 20 हुई थी। वो हिंदू मुसलमान था। यहां अगड़े और पिछड़े की राजनीति हो रही है क्या? अब असमंजस में है बीजेपी। वो बीजेपी जिसमें 29 मंत्री पिछड़े वर्ग से आते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग से हैं। 44% वोट मिले थे पिछड़े वर्ग के 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को। 1996 की तुलना में यह आंकड़ा लगातार बढ़ता चला गया। 19% से यह 44% हो गया। तो ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाने वाली बीजेपी अब पिछड़ों की पार्टी हो गई। लाभार्थी जाति भी उन्होंने क्रिएट कर दी है, जो पिछड़ों के लिए जन कल्याण की योजनाएं चला रही है सरकार। और अभी उसकी ताजा मिसाल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से 15,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक विश्वकर्मा योजना का ऐलान भी कर दिया गया। विश्वकर्मा मतलब जो कामगार हैं उनके लिए। पर जो विपक्ष ने रणनीतिक और राजनीतिक तीर छोड़ा है, वो थोड़ा परेशान कर रहा है क्या बीजेपी को? बीजेपी ये कह रही है ये तो जल्दबाजी में हो गई जी जनगणना। केंद्र सरकार खुद कराने को तैयार नहीं। 2018 में कह रही थी हम जातिगत जनगणना कराएंगे, लेकिन अब कह रही है कि नहीं, हम नहीं कराएंगे। राज्यों का अख्तियार है, वो कराना चाहे तो करा ले। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई गई थी। अब वो कह रहे हैं जल्दबाजी में की गई, अभी हमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा। और ये तो आंकड़े जारी किए हैं। सामाजिक और आर्थिक दशा क्या है वो पूरी जानकारी तो सामने, मुकम्मल जानकारी तो सामने आने दीजिए, तब हम प्रतिक्रिया देंगे। अब इसमें खेल क्या है? खेल जुड़ जाता है सामाजिक न्याय से, और इसके असरात सिर्फ सामाजिक नहीं है, राजनीतिक भी हैं और सरकारों पर भी असर डालेंगे। असर कैसे डालेंगे? राहुल गांधी जो ताल ठोक रहे हैं भाई 84% पिछड़े हैं, उनको उतना ही हक मिलना चाहिए, यानी कि उतनी हिस्सेदारी मिले, उतने दाखिले मिले, उतनी नौकरियां मिले। और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है इस वक्त देश में। 8% के करीब बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार पिछले 7 महीने से झूल रहा है। तो आरक्षण क्या बढ़ाया जाएगा? इंदिरा साहनी जजमेंट जो थी 1992 की और 2008 में, इस बात को फिर से इसकी तस्दीक की सुप्रीम कोर्ट ने कि यह लक्ष्मण रेखा लांघी नहीं जानी चाहिए, पर लांघी गई है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण और बढ़ा दिया गया। राज्यों में यह वैसे ही बढ़ा हुआ है, 9 शेड्यूल में डाल दिया गया। 69% जो आरक्षण किया तमिलनाडु में, उसमें 50% पिछड़े वर्ग के लिए है। आज की तारीख में बिहार में 30% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए है। इसमें 3% पिछड़े वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं। तो भाई बाकी राज्यों में भी अब ये मांग उठेगी। ये तो जाहिर सी बात है। पॉलिटिकल वन अपमेंटशिप का खेल चलेगा, तू डाल डाल में पात पात।
और 3 राज्यों में, हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, उसमें इसकी गूंज सुनाई देगी। राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहां पर पिछड़ी जाति की तादाद अच्छी खासी है। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का भी बोलबाला है वहां पर, इसीलिए उनका आरक्षण बढ़ाया गया है। तो ये तो सरकारों पर दबाव की बात हो गई। और राजनीतिक दबाव, कौन खड़ा है आरक्षण के साथ? सरसंघचालक मोहन भागवत ने यू टर्न लिया है कि 200 साल भी चलने दीजिए आरक्षण को। समीक्षा की बात कर गए थे, 2015 में नुकसान हुआ था बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव में। तो ये सोच समझकर पिछड़े वर्ग में सेंधमारी करते दिख रहे हैं क्या विपक्ष के नेता? आज प्रधानमंत्री मोदी चुनावी रैलियां कर रहे थे और प्रधानमंत्री मोदी ने 3 खास बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि देखिए, ये जो अब जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलने की जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी आबादी तो गरीबों की है और गरीब कल्याण ही मेरा मकसद है। एक और सभा में उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ी जाति तो गरीब है और सच्चा सामाजिक न्याय तो गरीब कल्याण में है। तो जो ये जनगणना, पिछड़ों के आंकड़े जो सामने आए हैं और जो आरक्षण से जुड़ते हैं, उसके बरक्स एक बड़ी लकीर गरीब की क्या खींचने की तैयारी कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। अपने नेताओं को भी इशारा दे दिया, वो अभी तक असमंजस में थे पिछले 36 घंटे से। साथ ही साथ मंदिर दर्शन करने गए प्रधानमंत्री मोदी। एक और अहम बयान दिया प्रधानमंत्री मोदी ने, उन्होंने कहा, कांग्रेस को ललकारा कि क्या अब अल्पसंख्यकों का हक कांग्रेस कम करना चाहती है? दिलचस्प बात है, सुनिएगा। सबसे बड़ी आबादी वाले हिंदू अपना हक ले लें क्या? कांग्रेस देश के हिंदुओं को बांटने का काम कर रही है कि जी हिंदू ज्यादा हैं, इनको ज्यादा मिल जाएगा तो आप मुसलमानों के खिलाफ हो गए क्या? प्रधानमंत्री मोदी ये बात कह रहे हैं और हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। तो हिंदू हिंदू बनकर रहता है, इसमें बीजेपी को फायदा होता है क्या? और हिंदू जाति में बट जाए तो क्या नुकसान का अंदेशा है, आशंका है प्रधानमंत्री मोदी को? इसीलिए वो हिंदू की भी बात कर रहे हैं और गरीब की भी बात कर रहे हैं। और इसी सब में ये कई धाराएं जो हैं, इनके घालमेल में ही 24 की लड़ाई का नतीजा तय होने वाला है क्या? यही है आज का सीधा सवाल भी। लेकिन पहले सुनिए प्रधानमंत्री मोदी क्या बोले और कांग्रेस की तरफ से पलटवार क्या आया है। कल से कांग्रेस ने एक अलग लाप आरापना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मौजूदा सरकार के राज में तो ये आंकड़े कि अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। सरकार का ये बयान प्रधानमंत्री जी का कि जात के आधार पे, अब ऐसा मत बोलिए प्रधानमंत्री जी, आपको शोभा नहीं देता। जिसने धर्म के आधार पे देश को बांटने की कोशिश कर रहा हो और हो रहा हो, वो जाति के आधार पे अगर हम संसाधन जुटाकर हर जाति को आर्थिक रूप से लाभ देना चाहते हैं तो आप पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग के विरोधी हैं, ये साबित करता है आपका बयान। ऐसे में आज का सीधा सवाल और पहला सवाल हमने सुरताल से जोड़ा है और वो सुरताल की आहट क्या है, सवाल आपके सामने आ रहा है। विपक्ष का पिछड़ा सुर
गरीबी की मोदी पड़ताल और ओबीसी कार्ड वर्सेस मंदिर मार्ग, यानी कि कमंडल और मंडल की लड़ाई भी हो रही है। और पहले जो हुई थी 90 के दशक में, उसमें सिर्फ कमंडल था बीजेपी के हाथ में और मंडल विपक्षी खास क्षत्रपों के हाथ में था। लेकिन ओबीसी वाला जो कार्ड है वो अभी उसको भी रखना चाहती है क्या बीजेपी, या आशंका भी है। चर्चा में आज मैंने किसी भी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया, कल वो चर्चा हमने कर ली। पर जो ये राजनीतिक पेंच हैं ये किस तरह से अनफोल्ड करेंगे, ये समझने के लिए देश के बड़े पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ हैं। मेरे साथ यशवंत देशमुख, लगातार सी वोटर इनकी एजेंसी हमारे लिए सर्वेज करती रहती है। संजय कुमार देश के एक और बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक, वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष, सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चलाते हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार, और इनके वीडियोस भी देखने लायक होते हैं, पहली बार मेरे कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं, कन्हैया भेलारी साहब। और जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। संजय, कल तक लड़ाई पिछड़े वर्ग की थी कि भाई अगड़ा बनाम पिछड़ा, उसमें आरक्षण का पुट भी जोड़ा जा रहा था। पर यह अगड़ा बनाम पिछड़ा ही नहीं, गरीब को लेकर एक जो ये लकीर खींचते दिखे हैं प्रधानमंत्री मोदी, ये बीजेपी का असमंजस दूर करने की उनकी कोशिश है, या दरअसल जो पिछड़े वर्ग की राजनीति अब साफ तरीके से आगे बढ़ाता दिख रहा है विपक्ष, उसकी काट के तौर पर अब गरीबों को सामने लेकर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। संदीप जी, मुझे लगता है बिल्कुल स्पष्ट है, जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर के आने वाले लोकसभा चुनाव में जाने की पूरी तैयारी कर ली है उन्होंने। और अगड़ा बनाम पिछड़ा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहूँगा कि पिछड़ा बनाम पिछड़ा ही हो रहा है। हाँ। क्योंकि पिछड़े के वोट को साधने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो उधर बीजेपी भी कोशिश कर रही है। लेकिन मैं कहूँगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नया दांव खेला है, और इस दांव के तहत उन्होंने अभी एक नया नारा दिया है कि पिछड़ों की राजनीति तो ठीक है, लेकिन अगर नंबर संख्या की बात हो रही है तो सबसे बड़ी संख्या गरीबों की है और राजनीति गरीबों की होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ये जो उनकी जो स्ट्रैटेजी है, जो उन्होंने जो पहल की है, वो ओबीसी वोट को जो मोबिलाइज करने का जो इंडिया गठबंधन ने एक तरह से एक स्ट्रैटेजी बनाई है, उसको काटने की स्ट्रैटेजी है। नहीं, आपने कहा कि ये अगड़ा बनाम पिछड़ा नहीं, पिछड़ा बनाम पिछड़ा है, पर इसमें दरअसल अगड़ा बनाम पिछड़ा राजनीति का पेंच इसलिए भी अटका हुआ है कि अगड़ा ये माना जाता है पारंपरिक तौर पर कि वो बीजेपी के साथ ज्यादा है, लड़ाई पिछड़े वर्ग में है। और अगर बिहार में आबादी 84% है, बाकी राज्यों में ना भी हो उतनी, पर वहां पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो ये पिछड़े को कौन लेकर जाएगा साथ में, वहां गेम अटक गया है क्या? इसीलिए गरीब का नैरेटिव गढ़ना पड़ रहा है प्रधानमंत्री। नहीं, मैंने कहा अगड़ा बनाम, हाँ नहीं, मैंने कहा अगड़ा बनाम पिछड़ा नहीं है। इसकी वजह बहुत साफ है कि अगड़ी जातियों का वोट बीजेपी को पारंपरिक तौर पे मिलता रहा है। बीजेपी का प्रदर्शन जब बहुत अच्छा नहीं भी था, 2004 की बात कर लें, 2009 की बात कर लें, उस वक्त भी अगड़ों का वोट बीजेपी के पाले ही जाता था। इस वक्त जब बीजेपी का बोलबाला है राष्ट्रीय राजनीति में, कई राज्यों की राजनीति में, तो उनके पास कहीं जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। अगड़ा वोट तो सुरक्षित है, इसी के लिए अगड़े वोट के लिए कोई लड़ाई नहीं है। सारी कवायद हो रही है पिछड़े वोट को अपनी ओर साधने के लिए। और चूंकि इसमें अब एक कॉम्पिटिशन सा होता हुआ दिखाई पड़ता है। पहले तो अगर आपने जिन आंकड़ों का जिक्र किया उससे साफ दिखाई पड़ता है पिछड़ों का वोट पिछले 10 साल में बीजेपी की ओर शिफ्ट हुआ है, और उसका भारी नुकसान कांग्रेस को और रीजनल पार्टियों को हुआ। अब जो रीजनल पार्टियों ने जो दांव खेला है, कल जो जातीय जनगणना की संख्या सामने आई है, उससे शायद ये लगने लगा है कि विपक्ष के हाथ में एक अच्छा हथियार मिला है। उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, एक वेपन है। अब सवाल है कि उसका वो इस्तेमाल कैसे करेंगे, कैसे मैसेजिंग करेंगे, इस पर सारा कुछ निर्भर करता है। तो ये वेपन एक मिला, एक हथियार उनके हाथ में आया है, मुझे लगता है प्रभावशाली हथियार है।
तो प्रधानमंत्री मोदी उसकी काट के तौर पर उसको कैसे काटें, वो ये तो नहीं कह सकते कि हम पिछड़ों की वोट की अब परवाह नहीं करते। तो उन्होंने एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है और संख्या का सहारा लेते हुए उन्होंने कहा है कि सिर्फ संख्या के आधार पर पिछड़े ही नहीं है, संख्या के आधार पर देखें तो गरीब हैं, गरीबों की संख्या ज़्यादा है। तो एक काट के तौर पर, जो मैंने पहले भी कहा, एक नया हथियार लेके प्रधानमंत्री सामने आने की कोशिश कर रहे हैं। पर यशवंत, गरीबों को तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण दे दिया गया है। ये लड़ाई कि भाई आंकड़े जारी हुए, जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बुलंद पहले से ही हो रहा था, अब वो और जोर पकड़ गया। गेम जब आरक्षण से जुड़ता है, ऐसे में गरीबों की बात करके भाई आरक्षण तो दे दिया आपने 10%, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है। आरक्षण के सवाल पर घिर गई है बीजेपी, उससे निकल नहीं पा रही है, या निकलने का एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी अपनी ही पार्टी के नेताओं को? देखिए संदीप, ये पेंडोरास बॉक्स जिसे कह सकते हैं, मंडल 2.0 खोल भले ही दिया गया हो, लेकिन मंडल 1.0 और 2.0 के बीच में बहुत गंगा बह चुकी है। मुझे लगता है कि राजनीति तेज होगी, निश्चित तौर पे तेज होगी, लेकिन पहली बात तो यह कि मैं जातिगत जनगणना का स्वागत करता हूं, चाहे कहीं से भी शुरुआत हो, क्योंकि कोई भी अफर्मेटिव एक्शन अंधेरे में बिना आंकड़ों के करते जाने का कोई तुक नहीं है, आंकड़े होने ही चाहिए। आज एक बहुत अच्छी एनालिसिस हमारे सहयोगी हैं, IIM अहमदाबाद में पढ़ाते हैं, उनकी आई है, और चिन्मय तुम्बे हैं, हम लोग ने साथ में कोविड के जो मृत्यु हुई थी उनके ऊपर एक पेपर भी किया था, लेकिन उनका माइग्रेशन के ऊपर बहुत काम है। उन्होंने 1931 के जो सेंसस था संदीप, और आज जो रिलीज हुआ है, वो बिहार के उन दोनों आंकड़ों का कंपैरिजन किया है, और उनकी बहुत क्लासिकल स्टडी की एक ये जो चीज निकली है वो ये कि पहली बात, इस नए स्टडी में या नए आंकड़ों में आश्चर्यजनक कुछ नहीं है, अचंभित करने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी चेंज है वो माइग्रेशन पैटर्न के ऊपर जितनी स्टडीज हुई हैं उससे साफ पता लग रहा है। 5% अगड़ी जाति के जो संख्या कम आई है वो उससे हो रही है, जो अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी है वो भी रिप्रोडक्टिव जो रेट्स हैं उसके आधार पे उससे एक्सप्लेन की जा सकती है। तो जो डेटा साइंटिस्ट हैं उन लोगों का मानना है अच्छी बात है, स्टडी हुई है, लेकिन फिलहाल अभी तक स्टडी में कुछ चमत्कारिक नई चीज बहुत बड़ी पता लग गई है, अभी तक ऐसा नहीं है। तो देश के सभी पूरे राज्यों में सभी जगह अगर ये आरक्षण सभी जगह ये स्टडी की भी जाएगी, तो सिवाय इसके कि तमाम जातियां अपनी संख्या बल के आधार पर ये कहेंगी कि हमको अब ओबीसी घोषित किया जाए, या अगर ओबीसी है तो हमें शेड्यूल कास्ट घोषित किया जाए। ये जो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब किताब चल रहा है, वो भले ही एक बार जोरदार उसके ऊपर राजनीति हो, लेकिन संख्या बल उतना ही, प्रपोर्शन वही है। प्रपोर्शन में कोई बहुत बड़ा ऐसा चमत्कारिक बदलाव नहीं आ रहा है जिसको कहा जाए कि ये नए सिरे से नहीं इसमें। पर देखिए, वो पहचान, आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स होती है ना, एक कि भाई आप हिंदू बन गए, बीजेपी को इस बात का फायदा मिला है कि वो संगठित हो जाए हिंदू समाज, और एक जात पात में वो बट जाए कि जाति देखने लगे, अरे मेरी जाति है, हमारे को तो ना दाखिला मिलता ना हमारे को नौकरी मिलती। जो जी रोहिणी आयोग ने जो बातें सार्वजनिक नहीं हुई हैं पर जो छन छन कर सामने आई, 993 के करीब जातियां 2.68% दाखिले और नौकरी, 923 को कोई नौकरी नहीं, कोई दाखिला नहीं। अब वो अपनी हिस्सेदारी मांगेंगे। नहीं, हिस्सेदारी बिल्कुल मांगेंगे और सही मांगेंगे, गलत इस बात से तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। मैं तो कह रहा हूं कि आंकड़ों का आना स्वागत योग्य है, आंकड़ों के हिसाब से उसके ऊपर नीतियां बनना, नीतियों को लागू करना, ये सभी स्वागत योग्य है। इसके ऊपर की जो राजनीति है वो अलग विषय है। वो राजनीति सिंपल सी इतनी है कि दो नैरेटिव है, मंडल और कमंडल। कमंडल की राजनीति केवल इतनी है कि एक अम्ब्रेला के नीचे हिंदू आइडेंटिटी की बात करो, जातिगत आइडेंटिटी की ज्यादा बात मत करो। मंडल की राजनीति यह है कि इस कम्युनल आइडेंटिटी को समाप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम जातिगत आइडेंटिटी की बात करें। मैं राजनीतिक दोपाड़ की बात कर नहीं, इसको और थोड़ा सा आसान करते हैं। एक सेकंड यशवंत, देखिए, सामाजिक न्याय का एक तरीका तो यह है कि आपको आरक्षण दे दिया जाए, दूसरा है प्रधानमंत्री मोदी जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो विपक्ष कह रहा है भाई आरक्षण होना चाहिए,
तभी नौकरी दाखिले आपको मिलेंगे। उधर प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भाई सामाजिक न्याय आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करिए, जो लाभार्थी योजनाएं हैं, जो लाभार्थी एक वर्ग बना दिया वो मैं कर रहा हूं जी। इसमें आहत ये लोगों के मन में रुचि किस तरफ ज्यादा दिखती है, जो आप लगातार स्नैप पोल्स स्पॉट पोल्स करते रहते हैं? संदीप, मैं ये बात पूरे गंभीरता के साथ कह सकता हूं कि ये भारत ना तो 80 के दशक का भारत रह गया है, न इस देश की राजनीति के 80 के दशक की राजनीति रह गई। आज की तारीख में सबसे बड़ा इस देश में जो वोट बैंक बन के उभर रहा है वो दरअसल न जातिगत है, न आप कह सकते हैं कि रिलीजन के ऊपर है। एक आर्थिक ऊपर मिडिल क्लास एक वोट बैंक करके उभर रहा है, दूसरा महिलाओं का वोट बैंक। महिलाओं के वोट के ऊपर आप पूछिए तो आपको पता लगेगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में पुरुषों ने जब वोट दिया तो उसमें जाति महत्वपूर्ण थी, उनके वोट डिसाइड करने में रिलीजन महत्वपूर्ण था, लेकिन महिलाओं ने जब वोट दिया तो असली मुद्दों पे वोट दिया। उन्होंने राशन पे वोट दिया, शौचालय बना या नहीं बना उस पे वोट दिया, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था या खराब था उस पे वोट दिया। तो देश की राजनीति में नया वोटर, युवा वोटर और महिला वोटर और अर्बनाइजेशन के कारण मिडिल क्लास का बढ़ना, ये एक नए ऐसे वोट बैंक स्थापित हो रहे हैं जो इस जातिगत या धर्म के राजनीति के भी ऊपर उठ के वोट डाल रहे हैं। ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके कारण मुझे लगता नहीं कि 80 के दशक की राजनीति की तुलना चाहे मंडल की हो चाहे कमंडल की हो, दोनों की तुलना इस समय की राजनीति में असली वोटर्स के ऊपर उस तरीके का इंपैक्ट करेगी जितना 80 के दशक में किया करती थी। तो ये पिछड़ों का सुर और गरीबी पर ताल आप कैसे आंक रहे हैं आशुतोष? मेरा ये मानना है कि बहुत सारी जगहों पर, एक मिनट यशवंत ये आशुतोष से सवाल था। आशुतोष, अच्छा माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री जी भाषण अच्छा देते हैं, नारेबाजी खूब बेहतर तरीके से करते हैं, मीडिया उनको उसी तरीके से प्रोजेक्ट भी करता है, गरीबों का मसीहा बनाने की भी कोशिश की जाती है। हकीकत यह है कि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो आपको हैरानी होगी कि यह सरकार सिर्फ अमीरों के लिए काम करती है। और अगर आप सिर्फ पैंडेमिक के दौरान के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 121% वेल्थ ग्रोथ हुई है बिलियनर्स की, 121%, 36.08 बिलियन रुपीस पर डे। एस्ट्रोनॉमिकल डेटा है ये। 36 बिलियन मतलब, एक सेकंड में थोड़ा जो दर्शक नहीं समझ पाते, बिलियन में 100 करोड़ रुपए होते हैं, तो 3600 करोड़ रुपए जी। और जो गरीब एम्पावरिज्ड हुए उनकी संख्या 19 करोड़ से बढ़ के 35 करोड़ हो गई। तो मोदी सरकार गरीबों के बारे में बात कर रही है, लेकिन 121% ग्रोथ बिलियनर्स की लिस्ट में हो रहा है और 19 करोड़ से गरीबों की संख्या बढ़ के 35 करोड़ हो जा रही है। नहीं, सरकार तो ये कहती है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का हवाला देते हुए कि 13.5 करोड़ गरीबों को हम अति गरीबी से ऊपर उठा दिया। ये सरकार का दावा है। ये तो सरकार के आंकड़े हैं ना, ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूं ये तो गैर सरकारी आंकड़े हैं, तो ऑक्सफैम के डेटा है। अब अगर ऑक्सफैम अगर देशद्रोही है, गद्दार है तो बात अलग है, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता। 1% लोगों के पास 40.5% वेल्थ है इस देश के अंदर, और जो बॉटम की 50% है उनके पास सिर्फ 3% वेल्थ है। प्रधानमंत्री जी पिछले 9 सालों से देश के प्रधानमंत्री हैं, क्यों नहीं उन्होंने इन आंकड़ों को बदलने की कोशिश की? तो पहली बात, ये नारेबाजी है, जुमलेबाजी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। दूसरी बात, जहां तक जब आप कास्ट सेंसस की बात करते हैं तो इस देश के अंदर एक डिबेट कभी नहीं होती कि पिछले 70 सालों में सवर्ण जातियों का कब्जा तमाम रिसोर्सेज पर क्यों था, इसकी एनालिसिस कभी नहीं होती। लेकिन जब भी आप कास्ट सेंसस की बात करेंगे, जब भी आप पिछड़ों की बात करेंगे, तो कहेंगे देखिए यादवों ने सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया, कुर्मियों ने सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया, जाटों ने सारे रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया। यह कोई नहीं कहता कि ब्राह्मणों ने, क्षत्रियों ने, वैश्यों ने, और हम सब लोग अपर कास्ट के हैं, इनका कब्जा पिछले 70 साल में था। यह डिबेट क्यों नहीं होती? क्योंकि आज आपके पैनल में भी, माफ करिएगा संदीप, बट आज के इस पैनल में मुझे नहीं लगता कोई इसमें ओबीसी का या दलित तबके का है जो अपना पर्सपेक्टिव रख सके। तो हम सवर्ण जातियां ही ओबीसी पॉलिटिक्स को भी डिफाइन करते हैं, दलित पॉलिटिक्स को भी डिफाइन करते हैं। वो कैसे सोचते इस बारे में नहीं सोचते हैं।
तीसरी बात, अब जो ये कास्ट सेंसस आया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है? अगर वो इस कास्ट सेंसस के साथ खड़ी होगी तो जो 85% अपर कास्ट जो वोट करता है, पूरी तरीके से पोलराइज्ड होके वो कहेगा कि हमारा हक मार रहे हैं मोदी जी, आप बीजेपी, हम आपको क्यों वोट दें? तो ये जो सॉलिड 15% वोट है बिहार के अंदर, वो उनके यहां से छिटकता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो चौबे जी बनने गए, छब्बे दुबे भी नहीं रहे, ये खतरा इनके साथ है। ओबीसी वोटर इनके साथ कोई प्रेम से नहीं आता ना, हिंदू बन के आता है। उसको लगता है कि कांग्रेसियों ने, सारे लोगों ने हमको दगा दिया, लिहाज हम इनके साथ रहे। चौथी बात, हम लगातार देखते हैं कि नीतीश कुमार का मजाक उड़ाते हैं, लालू प्रसाद यादव का मजाक उड़ाते हैं, तेजस्वी का मजाक उड़ाते हैं, मुलायम सिंह यादव का मजाक उड़ाते हैं, मायावती का मजाक उड़ाते हैं, और फिर हम ये कहते हैं कि ओबीसी हमारे जो हैं बड़े अच्छे लोग हैं, जो उनके नेता हैं, जो वाकई में सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और पिछले 30 सालों में लड़ाई लड़ी है। जब वो अपने हक की बात करते हैं तो हम कहते हैं जातियों का उन्माद बढ़ाया जा रहा। जब आप जातियों के आधार पे पिछड़ों और दलितों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे, और अच्छा हुआ कि मोहन भागवत ने कहा कि हम पशुओं के समान व्यवहार कर रहे थे, तब ये चर्चा क्यों नहीं बीजेपी करती है? तब नरेंद्र मोदी जी इसकी चर्चा क्यों नहीं करते? पर हकीकत ये भी है आशु, 29 मंत्री मोदी कैबिनेट में पिछड़ी जाति से आते हैं, वो खुद पिछड़े वर्ग के हैं। ये बात भी बताई जाएगी बीजेपी की तरफ से। यह भी बताना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी कब पिछड़े वर्ग में आए? जब वो मुख्यमंत्री थे तब क्या पिछड़े वर्ग में थे, या सरकार के दौरान वो उस कैटेगरी में लाए गए? ये भी तो सच्चाई है ना, इसका भी तो खुलासा होना चाहिए। हाँ, 2008 में, मैं तो साल बता रहा। और मैं तो वो जन्मना पिछड़े तो नहीं है ना, वो तो 2008 में पिछड़े बने जब उनकी खुद की सरकार थी। तो एक प्रश्न जो है उसका जवाब देना चाहिए और इस पे बहस होनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारे बीच में बद्री नारायण जी, उनको इस पे चर्चा करनी चाहिए। वो चर्चा यह होनी चाहिए कि क्या पशुओं के समान 2000 साल तक व्यवहार किया गया या नहीं व्यवहार किया गया। और आज जब वो तबका, शोषित वंचित तबका जब अपने हक की मांग कर रहा है और उसकी पहली सीढ़ी रिजर्वेशन है, तो हम सब लोग क्रीमी लेयर के बारे में बात क्यों करते हैं? जब बिहार की 3.66% ब्राह्मण आबादी, 3.56% क्षत्रिय आबादी, इनका रिसोर्सेज पे कितने लोग हैं, इसका भी तो डेटा आना चाहिए ना। तो मैं बार बार कहता हूं कि जब पिछड़ा दलित बात करेंगे, जब मायावती बात करेगी, जब मुलायम सिंह यादव बात करेंगे, जब तेजस्वी यादव बात करेंगे, जब लालू यादव बात करेंगे, तब उनको बारे में कहा जाएगा जातियों का उन्माद बढ़ा रहे हैं, समाज को तोड़ रहे हैं। जिन्होंने जाति के नाम पे इंसान नहीं समझा, वो बहस नहीं होती इस देश के अंदर, क्योंकि हम सब लोग उन रिसोर्सेज पे हमारा कब्जा है। ये बात आपने कही, बोलने नहीं, एक मिनट, क्योंकि आपने बद्री नारायण का भी जिक्र कर दिया। प्रोफेसर बद्री नारायण, आप जवाब देना चाहेंगे? कुछ अहम सवाल उठाए हैं यहाँ पर आशुतोष ने। बिल्कुल, आशुतोष जी जो बातें कही हैं वो उनसे असहमति लोगों की हो सकती है, लेकिन वो बातें विमर्श के विषय है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दो तरह की राजनीति है, एक जो कास्ट आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, और एक तरफ वो प्राय वर्टिकल एम्पावरमेंट को करती है। दूसरी तरफ हॉरिजेंटल एम्पावरमेंट का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्या होता है कि ये जो हमेशा हम सोचते हैं, हम लोग बहुत एक्सपेक्ट कर लेते हैं कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स से। कास्ट सेंसस कई बार यूनिटी यानी होमोजेनिटी खड़ा करती है, एक वोट बैंक बनाती है, कई बार मल्टीपल फ्रैगमेंट एंड फ्रैक्चर भी पैदा करती है। आप देखिए, सेंसस जब शुरू हुआ था उस समय के आप सारे FIRs देख लें, आप सारे कॉन्फ्लिक्ट्स देख लें, तो सेम लेवल की जातियां ही आपस में लड़ने लगी, क्योंकि नंबर का फियर भी होता है और नंबर का अट्रैक्शन भी होता है। नंबर का फियर ये हो सकता है कि जो बहुमत की क्लेम करने वाली जातियां हैं, उनके बरक्स जो दूसरी जात समूह, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ऊपर की जाति हो, उनका मोबिलाइजेशन भी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वो EBC, अब देखिए लड़ाई पिछड़े अगड़े, और संजय जी ने अच्छी बात कही कि अगड़े और पिछड़े में नहीं लड़ाई होना है, पिछड़े वोट की लड़ाई होनी है। नहीं, अगर और अभी एक वो अंग्रेजी में कहावत है प्रोफेसर बद्री नारायण, आर वी मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज? हम गोल गोल घूम रहे हैं। क्या मूल मुद्दा क्या ये नहीं कि इस देश में जब चिड़ियों की, पशुओं की, शेरों की, चीतों की, मोरों की, पेड़ों की गिनती हो सकती है, पिछड़ी जाति की गिनती हो जाए? एक वैज्ञानिक
हमारे सामने डेटा सामने आ जाए कि भाई कौन कितना पिछड़ा है, किसको कितना मिला, और उस हिसाब से जन कल्याणकारी नीतियों का आवंटन हो, टारगेटेड बेनिफिशियरी स्कीम चलाई जा सके, क्या वो बेहतर नहीं होगा देश के लिए? बिल्कुल बेहतर होगा संदीप जी, लेकिन सवाल ये होता है कि जो पॉलिटिकल मोटिव जब इसके भीतर होते हैं तो वो उस आंकड़ों डाटा हमेशा जरूरी होता है, लेकिन डेटा एक तरह का दोहरा हथियार है, आप उसका किस तरह का इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर उसका एक पॉलिटिकल कैसे नहीं होगा, हम क्या कोई राम राज्य, अरे भाई सरकारें राजनीतिक दल बनाते हैं, कोई भी नीति आती है उसका पॉलिटिकल मैसेजिंग तो होती ही है। बिल्कुल वो करिए, लेकिन मेरा कहना है उसके बाद जो मोरल क्वेश्चन अभी हमारे आशुतोष खड़ा कर रहे थे, एक मोरल और क्वेश्चन और खड़ा होता है कि इन ओबीसी जातियों में अगर आप लिस्ट देख लें, अगर 100 किसी में दलितों में भी देख लें, तो अगर 100-125 जाति किसी भी कम्युनिटी में है तो उसमें 4-5 ही विजिबल हुए, 4-5 ही डोमिनेंट है, शेष इनविजिबल है, मार्जिनल है, मोस्ट मार्जिनल है। उन तक रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? क्या रिजर्वेशन पॉलिटिक्स इसके लिए कॉम्पिटेंट है या अदर काइंड ऑफ पॉलिटिक्स खोजना होगा, डेवलप करना होगा? नरेंद्र मोदी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स को एक तरह से रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और आप उसको काट कह लें, वो काट भी है, लेकिन एक काट भी कई बार आपको रीडिफिनेशन की तरफ ले जाता है। वहां वो गरीब को एक बेनिफिशियरी कम्युनिटी विकसित करके बियॉन्ड कास्ट, बियॉन्ड कम्युनिटी, पर जो मूल सवाल है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, का वो बिहारी में क्यों केंद्र सरकार क्यों नहीं कर देती? क्या वो आरक्षण से जुड़े उस सवाल से कन्नी काट रही है क्या बीजेपी? देखिए कन्नी काटना या नहीं काटना, देखिए जब एक प्रेशर क्रिएट होगा, कि मंडल आयोग जब बीपी सिंह ने लगाया था तो एक प्रेशर में, एक क्राइसिस में लगाया था, अगर प्रेशर क्रिएट होगा, बहुत तरह के राजनीतिक लॉस का उम्मीद होगी बीजेपी को, तो शायद वो भी हो जाए। लेकिन मुझे लगता है एक दूसरी चीज होने जा रही है, वो रोहिणी कमेटी का रिपोर्ट जो आपने जिक्र किया, रोहिणी कमेटी, कोटा विद इन कोटा, हो सकता है इस प्रेशर में, मुझे लगता है, लेकिन पॉलिटिकली ये ठीक नहीं होगा कि चुनाव के पहले वो करें, हो सकता है चुनाव के बाद करेगा, पावर में रहते हैं तो। रोहिणी कमेटी का रिपोर्ट जरूर आएगा। ये गरीबी की और गरीबों की लंबी लकीर खींचने की कोशिश है कि उसमें पिछड़ा वर्ग की तादाद ऑब्वियसली सबसे ज्यादा होगी गरीबों में। हाँ बिल्कुल, एक हम उसको और वो करें, अभी जो हमारे यशवंत भाई कह रहे थे कि 80 की राजनीति नहीं रह गई है। 80 की राजनीति किस अर्थ में नहीं रह गई है? क्योंकि एक नया इकोनॉमिकस एक विकसित हुआ है गरीबों में। इकोनॉमिकस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। आइडेंटिटी के बरक्स डेवलपमेंटल एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स, एक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स होती है, एक आइडेंटिटी की, दूसरा डेवलपमेंटल एस्पिरेशन की पॉलिटिक्स। वो बहुत चाहत विकसित हुई है लोगों में। गरीब से बात करिए तो, मोस्ट मार्जिनल से भी बात करिए, वो जो एस्पिरेशन विकसित किया है सरकार ने, या न्यू लिबरल इकोनॉमी के कारण विकसित हुआ है, या जो इंटरनेट, तो एस्पिरेशंस में बद्री भाई नौकरी और दाखिले आते हैं, या जी एक लाभार्थी वर्ग बना दिया, 5 किलो अनाज ले लो, 1000 रुपए ले लो, 1500 रुपए ले लो? दोनों ही आते हैं संदीप जी। एक तो पहले उन कम्युनिटी को जो मोस्ट मार्जिनल है, पहले जरूरत है कि उनके पास खाना, यानी एवरीडे, यानी मिनिमम लेवल होना चाहिए, इकोनॉमिक लेवल, तभी वो एस्पायर कर सकते हैं नौकरी के लिए। अभी वो लेवल उनके पास बाद भी न्यूनतम स्तर पर ही हम बात कर रहे हैं क्या? एक मिनट कन्हैया भाई, आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो लड़ाई है? ये अगड़ा बनाम पिछड़ा होता दिख रही है, ये पिछड़ा बनाम पिछड़ा हो रही है, और ये लड़ाई और व्यापक रूप लेने वाली है। अभी तक तो बिहार से शुरू हुई है। देखिए संदीप जी, बिहार से जो नीतीश और लालू प्रसाद यादव ने मिलकर के जो बाण छोड़ा है, इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कंफ्यूज्ड हो गए हैं। आपने सुना होगा 4-5 दिन पहले उन्होंने राजस्थान में कहा सनातन खतरे में है, सनातन को ये बर्बाद करना चाहते हैं घमंडिया, और आज कहते हैं कि गरीबों की परवाह है। तो सनातन ये जो यहाँ से छोड़ा गया है, जात आधारित जो गणना है, ये मामूली नहीं है। पूरा परेशान है भाजपा। अभी तो भाजपा में एक सुशील कुमार मोदी ने कहा कि हमको श्रेय जाता है, इसमें कांग्रेस और लालू यादव कहाँ चले गए? बिल्कुल कहाँ से आ गए? वो तो हमारी सरकार, हम लोग सरकार थे तब थे। ये होड़ है। अब केवल यही है कि हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिए,
मतलब कि आर्थिक और सामाजिक क्या क्या कर, किसी की हिम्मत नहीं है कि इसका विरोध कर दे। आज भी सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें शिरकत किया उन्होंने, भाजपा ने किया, 9-10 दलों ने किया। तो मेरा ये मानना है कि ये नरेंद्र मोदी जी चूंकि नीतीश कुमार के माइंडसेट को समझते हैं, इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पिछले कई महीनों से जब से छोड़ा, आज नीतीश आ रहे हैं, कल नीतीश आ रहे हैं, गवर्नर बनना चाहते हैं, हाई बनना चाहते हैं, हाउ बनना चाहते हैं, इस तरह से घेराबंदी हो रही थी। लेकिन ये तो अपने प्लानिंग है, वो तैयार ऐसा बाण कर रहे थे कि ऐसा हम लोग छोड़ा जाए कि ये कंफ्यूज हो जाएं। अभी और कंफ्यूज होंगे। अब बताइए, जो ये लोग कहते हैं कि ये जातीयता कर रहे हैं, आप जो है कर्नाटक का चुनाव लड़ते हैं तो बजरंगबली में ताला लग जाता है, राम में ताला इन्होंने लगा दिया, आप क्या क्या बोलते हैं। और ये लोग उस हथियार को आप धर्म के आधार पर बांटना चाहते हैं तो ये जात के आधार पर बनना चाहते हैं। आपका पॉलिटिकल है, पॉलिटिकल है, पॉलिटिशियन। कन्हैया साहब, इसका क्या एक और पहलू भी है, क्योंकि आप बिहार की राजनीति, ये जातीय समीकरण, जातिगत समीकरण हम सबसे बेहतर समझते हैं। यादव हैं वो 14.26% हैं, सबसे ज्यादा। और इसीलिए मैंने जी रोहिणी आयोग का जिक्र भी किया कि भाई चंद जो है ना जात, वो सब पूरी मलाई उठाकर ले जा रहे हैं। अब जो प्रतिनिधित्व है, जैसे लालू प्रसाद यादव का, अखिलेश यादव का, भाई वो यादव जाति से आते हैं। अब वहां पर जितने दाखिले और नौकरी आप ले रहे थे, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करने का एक खाका भी क्या इन्हें अब पेश करना होगा कि बाकी जातियां कहेंगी भैया हमारा नंबर कब आएगा, हमारी अब तो गणना भी कर ली, आपको समझ में आ गया, अब हमें मिलेंगे क्या दाखिले और नौकरी। ये एक चुनौती भी मुंह बाय खड़ी है क्या विपक्ष के सामने भी? अगर खड़ी है तो इसका ये सामना करेंगे। कौन रोका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसको लागू करे रोहिणी आयोग का। अब तो राष्ट्रपति के यहाँ हो भी गया है, कोई रोका है थोड़े, कहाँ ये रोक रहे हैं। अभी तो 24 की तैयारी जो महाभारत की है उसमें सब लगे हुए हैं। अभी आप बंबई में मीटिंग हो रही थी, आपने ऐसा जो है बाण छोड़ा कि सन एकदम सन हो गए, 1 नेशन 1 इलेक्शन, और फिर महिला आरक्षण भी। अब महिला में ये लोग महिला और इधर से ये छोड़ दिए, तो मुझे नहीं लगता है कि ये लोग विरोध करने जा रहे होंगे रोहिणी आयोग का। लेकिन तब है कि यहाँ वही नहीं, जिस तरह से अब सामने तो सच्चाई आ गई ना। एक तरह से जैसे आदमी, आप समझिए कि बहुत सारे लोग नेता फेशियल लगाए थे सैलून में जा करके, वो फेशियल को पानी से ये धो दिया। अब सबका पता चल गया हम कितने पानी में हैं, हमको कितना। ब्राह्मण कह रहे हैं कि अरे हम राजपूत से ज़्यादा है, भूमिहार से ज़्यादा हैं, हमको इतना ही सीट मिल रहा था। इवन जीतन राम माधव, आप छोड़िए, बड़ी दिलचस्प बात कही। बात कर रहे हैं पिछड़ों की, बात गरीबों की भी। और कन्हैया साहब, मेरा सवाल बड़ा सीधा सा है, छोटा सा जवाब चाहूंगा। ये आरक्षण का जो रण छिड़ गया है, 24 का समीकरण कितना बदलेगा? इसी से समझिए, केवल हम बस 10 सेकंड आपका लेंगे। 32% माई, 2.5% के कुर्मी, और 36% में 50% भी दे दीजिए इन लोगों को। 50 कौन टच करेगा इतना? बस समझ जाइए, कौन टच करेगा? है क्या कोई अपोजिशन में टच करने वाला? माई के प्लस 50% ओबीसी, जो जिन है, जो जिन 95 में निकला तो लालू को पहली बार जिताया, बहुमत दिलवाया, उस जिन को नीतीश कुमार ने अपने पक्ष में किया, तो वो लालू तो जाति का जिन तो और पिछड़ी जाति वाला जिन बोतल से निकल गया है क्या? समीकरण बदलने वाले हैं क्या? वक्त तो बताएगा ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो ये पिछड़ा राजनीति का नया अध्याय खुला है, उस पर आपकी राय क्या है? संदीप शुक्ला हैदराबाद के हैं, कहते हैं गरीब की किसी को चिंता नहीं, चिंता वोट की है। एक और दर्शक हैं भुवन सिंह बागेश्वर उत्तराखंड से, देवभूमि से, 2024 चुनाव में जाति की राजनीति जनाधार पर भारी पड़ेगी, यानी कि समीकरण बदलते दिख रहे हैं क्या? फायदा किसका होगा ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार।